अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम सीखेंगे टाइप्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड फैसिलिटीज़। इंटरनेशनल ट्रेड फैसिलिटीज़ इज़ द राइट वर्ड। इसमें जो टाइप्स हैं ना कि क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स हो सकते हैं जो आपने डील करना है इन द ट्रेड फाइनेंस। तो क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि आपको फैसिलिटेट कर सकते हैं इन द प्रोसेस, ठीक है। क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं जो कि नॉर्मली बैंक्स ही करे होते हैं। तो हम देखते हैं सबसे पहले जो मशहूर ज़माना, चार हैं ये टोटल, जिनमें से मशहूर ज़माना लेटर ऑफ क्रेडिट, नंबर 2 बैंक गारंटी, नंबर 3 ट्रेड फाइनेंसिंग एंड नंबर 4 डॉक्यूमेंट्री कलेक्शंस। ये चार टाइप्स हैं इंटरनेशनल ट्रेड फैसिलिटीज़ की जो कि ऑफ़र की जाती हैं इन द प्रोसेस। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं लेटर ऑफ क्रेडिट को। लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है? अच्छा, लेटर ऑफ क्रेडिट बेसिकली एक फाइनेंशियल ये सारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स ही हैं। ये हमने पहले बात की कि फाइनेंस में जब ये इस तरह की कोई डॉक्यूमेंटेशन होती है ना, उसको इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल शेयर है ना, शेयर एक वो भी एक सिक्योरिटी है या इंस्ट्रूमेंट उसे कहते हैं। बॉन्ड इज़ एन इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। फाइनेंस में उसे इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। तो अ लेटर ऑफ क्रेडिट इज़ अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय अ बैंक ऑन बिहाफ ऑफ द बायर। बायर के बिहाफ पे, फॉर एग्जांपल जैसे मैं हूँ ना, या जैसे लेट्स से एक मैन्युफैक्चरर है ऑटो पार्ट्स का, वो ऑटो पार्ट्स मंगा रहा है वो चाइना से। तो वो बायर है ना, तो बैंक के पास वो जाता है और बैंक उस कस्टमर के बिहाफ पे एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जिसे एलसी कहते हैं वो इशू करता है। बैंक ये गारंटी करता है पेमेंट की सेलर को। बैंक सेलर को कहता है कि आप इस बायर को जो है वो दे दें प्रोडक्ट, और मैं ये गारंटी देता हूँ कि मैं ये आपको पैसे पे करूँगा अगर ये जो बायर है इसने पैसे पे ना किए। इफ़ द सेलर सबमिट्स ऑल द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स अकॉर्डिंग टू द अग्रीड टर्म्स एंड कंडीशंस, ठीक है। अगर सेलर जो अपनी सारी रिक्वायरमेंट पूरी कर देता है, जो डॉक्यूमेंट्स बैंक को चाहिए वो बैंक को प्रोवाइड कर देता है, और गुड जो है वो दे देता है टू द बायर, तो बैंक जो है वो क्या करता है, पेमेंट रिलीज़ कर देता है सेलर को। बैंक की बेसिकली ये गारंटी है टू द सेलर कि आप प्रोडक्ट डिलीवर कर दें, हमें जो डॉक्यूमेंटेशन चाहिए वो आप पूरी कर दें, तो हम अगर बायर बैकआउट कर गया तो हम आपको पैसे दे देंगे। तो ये इंस्ट्रूमेंट लेटर ऑफ क्रेडिट का बैंक इशू करता है। तो बेसिकली बैंक एक प्रॉमिस दे रहा है ना कि एक्सपोर्टर को ये श्योरिटी दे रहा है कि आपको पेमेंट जो है वो मिल जाएगी। इम्पोर्टर को ये श्योरिटी दे रहा है कि आपको जो है, जब आप प्रॉपर डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे तो आपको जो है वो जो आप इंपोर्ट करें वो चीज़ वो मिल जाएगी, गुड्स मिल जाएंगी आपको। तो दोनों को एक तरह से ट्रस्ट का जो फुकदान था ना, वो बैंक उसकी ज़िम्मेदारी खुद ले लेता है, थोड़ी सी फ़ी चार्ज कर लेता है और आपको ये फैसिलिटेट कर देता है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने भी एग्जांपल दी कि मशीनरी, एक कस्टमर है, मशीनरी बाय इम्पोर्टर है, मशीनरी बाय कर रहा है चाइना से। पाकिस्तानी इम्पोर्टर है, मशीनरी बाय कर रहा है चाइना से, लेट्स से। और चाइनीज़ जो एक्सपोर्टर, चाइनीज़ वाला एक्सपोर्टर होगा ना, पाकिस्तानी वाला इम्पोर्ट कर रहा है, इम्पोर्टर है। तो चाइनीज़ जो एक्सपोर्टर है वो कहता है कि पेमेंट सिक्योरिटी मुझे दी जाए, पहले पैसे दोगे तो फिर प्रोडक्ट देंगे। पाकिस्तानी कहता है कि नहीं, पहले प्रोडक्ट दोगे तो फिर हम पैसे देंगे। तो दोनों के मसले को सॉल्व करने के लिए बीच में बैंक आ गया। बैंक कहता है कि दोनों पार्टी से कि अपनी अपनी डॉक्यूमेंटेशन पूरी करो जो मुझे चाहिए। तो एक्सपोर्टर को वो कहता है कि आप डॉक्यूमेंटेशन पूरी करें, आपको पेमेंट दे देंगे। अगर बायर ने नहीं दी तो हम गारंटी देते हैं। और जो इम्पोर्टर है उसको कहता है कि अपनी डॉक्यूमेंटेशन पूरी करो और आपको जो है वो हम गुड्स मंगा देते हैं फ्रॉम द जो भी आपका एक्सपोर्टर है उससे। तो शिपिंग डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करें, आपको गारंटी जो है वो हम देते हैं। तो दोनों पार्टीज़ का ये मसला हल हो जाता है। अब ये टाइप्स हैं लेटर ऑफ क्रेडिट की कुछ, जैसे मिसाल के तौर पर साइट एलसी है। साइट एलसी का मतलब ये होता है कि जैसे ही बैंक जो है वो जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो देखता है, एक्सेप्ट करता है, तो पैसे दे देता है। मतलब फॉर एग्जांपल जैसे एक्सपोर्टर गेट्स पेमेंट एट साइट मतलब जैसे ही उसने देखे डॉक्यूमेंट्स और उसने वेरीफाई किया कि जी डॉक्यूमेंट्स ठीक हैं, एक्सेप्ट कर लिया, तो डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन होगी, उसके बाद फ़ौरन वो पेमेंट रिलीज़ कर देता है। साइट एलसी, डॉक्यूमेंट देखने, साइट करने के बाद, डॉक्यूमेंट्स देखने के बाद। एक होता है यूजेंस एलसी। यूजेंस एलसी का मतलब ये होता है कि फ्यूचर कोई पीरियड एग्री कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे 30 दिन के बाद, 60 दिन के बाद या 90 दिन के बाद आपको पेमेंट कर दी जाएगी। आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे और आपको पेमेंट कर दी जाएगी, ठीक है। गिव्स क्रेडिट टाइम टू द इम्पोर्टर बिफोर द पेमेंट इज मेड। आपको कहा जाता है कि जी 30 दिन में, 60 दिन में आप जो है वो क्रेडिट, बायर को एक टाइम मिल जाता है ना कि इसमें वो पेमेंट अरेंज कर देता है और पे कर देता है। फिर एक होता है रिवॉल्विंग एलसी। रिवॉल्विंग एलसी का मतलब ये होता है इसमें आप एक ही एलसी को मल्टीपल टाइम्स यूज़ कर सकते हैं विद इन अ सर्टेन लिमिट एंड पीरियड। फॉर एग्जांपल जैसे जो रेगुलर बिजनेसेस है ना, जो इस तरह की इंपोर्ट्स करते रहते हैं, जिनका जो रॉ मटेरियल है मे भी बाहर से आता है, इस तरह की जो बिजनेस ट्रांजैक्शन होती हैं, तो बार बार एलसी इशू कराने के चक्कर में वो नहीं पड़ते। तो वो एक ही एलसी वो रिवॉल्व होता रहता है जो बिटवीन द सेलर एंड द बायर, बार बार जो रिवॉल्विंग एलसी से बोलते हैं। लेकिन इसमें लिमिट और पीरियड जो है वो स्पेसिफाइड होता है। ऐसा नहीं है कि अनलिमिटेड टाइम पीरियड के लिए या अनलिमिटेड अमाउंट के लिए, ऐसा नहीं होता। कितने टाइम के लिए ये रिवॉल्व करेगा और कितना अमाउंट इसमें वो जनरेट हो सकती है वो स्पेसिफाइड ही होती है, और बैंक के थ्रू ही हो रहा होता है ओबियसली। लेकिन चूंकि बार बार वो फिर जो इशू कराने की जो फॉर्मेलिटीज़ हैं उससे आप बच जाते हैं अगर रिवॉल्विंग एलसी हो तो।
इसका फ़ायदा ये होता है, जैसे मैंने बताया, कि बैंक सारी जिम्मेदारी ले लेता है और बैंक उसकी कुछ फी चार्ज कर लेता है, तो पेमेंट रिस्क जो है वो कम हो जाता है। दोनों पार्टीज़ का जो ट्रस्ट डेफिसिट है वो ख़त्म हो जाता है, वो बैंक जो जिम्मेदारी ले लेता है, तो बैंक बीच में मीडिएटर आ जाता है। फिर टाइमली पेमेंट हो जाती है, जो बायर है उसको भी गुड्स मिल जाती हैं और उस जो दूसरी पार्टी है उसको पैसे मिल जाते हैं। फाइनेंसिंग मिल जाती है। फॉर एग्जांपल, अब जैसे बायर है ना, तो वो फाइनेंसिंग ले सकता है बैंक से, कि बैंक उसके बिहाफ पे दे दे और वो बैंक को पे कर देता है लेटर ऑन। इस तरह से है। और इंटरनेशनल जो ट्रेड है वो स्मूथली हो जाती है, क्योंकि देखें, जब जब ग्लोबल ट्रेड इन्वॉल्व होती है ना, जब मुख्तलिफ कंट्रीज़, फॉर एग्जांपल अभी ये ट्रेड पाकिस्तान के मैन्युफैक्चरर और चाइना के एक्सपोर्टर के साथ नहीं हो रही, ये 2 कंट्रीज़ का नाम इन्वॉल्व है, तो एक मुल्क की रेपुटेशन भी इन्वॉल्व होती है ना इसमें। तो जितना स्मूथ प्रोसेस हो उतना ही क्विक और उतनी एक्सपोर्ट ज़्यादा है, फिर आपके फॉरेन रिजर्व्स बढ़ें। ये जो इम्पैक्ट है ना फॉरेन ट्रेड का, जो इंटरनेशनल ट्रेड का, ये ग्लोबल इकोनॉमी पे आ रहा होता है, जीडीपी पे हमारे आ रहा होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ को रिफ्लेक्ट करा होता है। ये फिगर जो हैं ये पूरी दुनिया में देखे जाते हैं। तो हम हुकूमत की ये कोशिश होती है कि इसमें जितनी ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड हो, ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस हो। बहुत सारी पार्टीज़ इसमें फ़ायदा लेती हैं। मैन्युफैक्चरर तो लेता ही है, आपकी कंट्री में आपके फॉरेन रिजर्व बढ़ जाते हैं अगर आपकी एक्सपोर्ट ज़्यादा हैं, रेमिटेंसेज ज़्यादा आ रही हैं आपकी, तो ये बात है। तो अपना जीडीपी बेहतर होता है, आपकी इकोनॉमिक आउटलुक बेहतर होती है। तो ये सिनेरियो है। तो इसलिए बैंक की इन्वॉल्वमेंट स्मूथ कर देती है प्रोसेस को। फिर दूसरी चीज़ ये है बैंक गारंटी। बैंक गारंटी में बैंक गारंटी देता है, प्रॉमिस करता है कि अगर दूसरी पार्टी ने पेमेंट नहीं की, डिफ़ॉल्ट कर गया वो, तो बैंक जो है उसको कंपनसेट, जिस तरह नॉर्मल गारंटी का प्रोसेस होता है ना। फॉर एग्जांपल, मैंने किसी की गारंटी दी कि अगर इसने पेमेंट ना की तो वाइल पे, तो इसी तरह बैंक जो है वो गारंटी देता है जो फॉरेन पार्टी है उसको, कि आपको जो है वो अगर पेमेंट ना मिली तो बैंक कॉम्पनसेट कर देगा दूसरी पार्टी को। अगर जो बायर है वो पेमेंट ना कर सका, फेल हो गया पेमेंट करने में, तो कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस को बैंक फुलफिल कर देगा। ठीक है, बैंक एज अ बैकअप जो सिक्योरिटी के तौर पे वो अपना जो है वो रोल देता है, बैंक गारंटी देता है। अब इसकी भी टाइप्स हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मिसाल के तौर पर परफॉर्मेंस गारंटी। परफॉर्मेंस गारंटी का मतलब ये होता है कि सेलर जो है कंप्लीट करेगा पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट एज पर द एग्रीड टर्म्स। तो ये परफॉर्मेंस गारंटी है कि जी जो काम आपने डिसाइड किया है या जो भी आपने ट्रांजैक्शन शुरू की है वो पूरी होगी। जिसके जो फॉर एग्जांपल बायर के लिए गारंटी दे रहा है या सेलर के लिए गारंटी, जो भी गारंटी ये फिर ले रहा है, तो बैंक जिसके भी हाथ पे भी गारंटी दे रहा है, तो वो अपनी परफॉर्मेंस यानी कि अपना अपना पार्ट प्ले करेगा पूरा। अगर वो नहीं करेगा तो बैंक जो है उसी जगह कंपनसेट करेगा। फिर एक होता है एडवांस पेमेंट गारंटी। एडवांस पेमेंट गारंटी का मतलब ये होता है प्रोटेक्ट्स द बायर्स एडवांस पेमेंट। अगर लेट्स से बायर को कहते हैं कि आप बायर क्यों पे करे, बायर तो कहेगा कि पहले मुझे गुड्स दिखाओ, गुड्स मेरे पास आएंगी, मैं वेरीफाई करूंगा कि वही हैं जो मुझे चाहिए थी, क्वालिटी और डिलीवरी ठीक होगी तो मैं पेमेंट दूँ। वो तो बाद में देना चाहेगा, लेकिन यहाँ पे उसे कहा जा रहा है कि एडवांस पेमेंट कर दो। तो बैंक फिर उसको ये गारंटी देता है कि आप एडवांस पेमेंट कर दें। अगर कोई सिचुएशन ऐसी होती है कि गुड्स नहीं डिलीवर होती या वो ऐसी नहीं होती जैसी आपने इसकी स्पेसिफिकेशन हैं, या कुछ भी आपका लॉस होता है, तो बैंक आपका वो लॉस कवर करा के देगा। फिर एक इसकी तीसरी टाइप है, उसे कहते हैं बिड बॉन्ड। बिड बॉन्ड का मतलब ये होता है कि गारंटीज दैट बिडर विल एक्सेप्ट एंड परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट इफ सेलेक्टेड। फॉर एग्जांपल, ये जैसे मिसाल के तौर पर टेंडर्स होते हैं ना, जैसे ये कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो अगर लेट्स सपोज ये इस बात की गारंटी, बिड बॉन्ड का मतलब ये कि इस बात की गारंटी देता है बैंक कि जो बिडर है वो एक्सेप्ट करेगा और उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म भी करेगा। अगर वो उसकी सिलेक्शन हो गई तो वो उसे एक्सेप्ट भी कर लेगा, और उसे ऐसा नहीं है कि बिड कर ली, विन कर गया, बाद में बैकआउट कर गया, नहीं। इससे पूरा प्रोसेस डिले होता है ना, टाइम ज़ाया होता है, एक्सपेंसेस हैं, कॉस्ट इन्वॉल्व होती है। तो बैंक इस चीज़ की गारंटी देता है कि बिडर जिसने बिड की हुई है, अगर वो सेलेक्ट हो गया, उसको बिड मिल गई, उसको टेंडर मिल गया, तो वो उसे एक्सेप्ट भी करेगा और उसे परफॉर्म भी करेगा पूरा। तो ये नॉर्मली टेंडर्स में, जैसे मैंने बताया, और कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में इसका इस्तेमाल हो रहा होता है। अब बैंक गारंटी का फ़ायदा क्या होता है कि ओबियसली अब एडवांस पेमेंट मैं कर रही हूँ तो मैं तो रिस्क में हूँ ना, एक ट्रस्ट डेफिसिट भी है। तो बैंक गारंटी से क्या होता है कि मुझे सिक्योरिटी मिल जाती है कि अगर मेरा नुकसान भी हो गया, मैं फ्री हूँ, मतलब टेंशन फ्री हो जाती हूँ, ट्रबल फ्री, कि अगर मुझे नुकसान भी हो गया तो बैंक है ना। बैंक कभी भी ऐसी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होता जहाँ पे कोई भी 2 नंबरी या कोई ऐसी चीज़ डाउटफुल सी फिशी सी चीज़ हो। तो बैंक से मुझे ये तसल्ली मिल जाती है, मैं स्ट्रेस फ्री होकर बिज़नेस करती हूँ। फिर दूसरी ये बिज़नेस क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है। जैसे जैसे मैं बैंक के साथ मिलके ये ट्रांजैक्शन जितनी ज़्यादा होंगी, जैसे क्रेडिट हिस्ट्री होती है ना, वो बनती जाती है, और आपका एक रेपुटेशन बिल्ड हो रही होती है, क्रेडिट हिस्ट्री आपकी क्रेडिबिलिटी बिल्ड हो रही होती है। इसी तरह इसमें भी है कि जितनी आपने फॉर एग्जांपल जितनी आपने गारंटी ज़्यादा ली, बैंक का आप पे और आपका बैंक पे एक अच्छा रिलेशन आपका बन जाता है, ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है। फिर कॉन्ट्रैक्चुअल रिस्क जो है वो आपका, कि आपने कॉन्ट्रैक्ट किया और आपका जो है वो पूरा नहीं होगा, ये इसकी जो डिफ़ॉल्ट रिस्क है बेबी में भी ये कम हो जाता है, क्योंकि बैंक जो इन्वॉल्व है, आपका वो करे ना करे पार्टी, आपका तो काम, आपकी तो पेमेंट सिक्योर है ना, ट्रस्ट भी जो है वो इस्टेब्लिश रहता है फिर। तो ये जनाब कुछ टाइप्स हैं बैंक गारंटी की। अब सवाल एक ये पैदा होता है कि एलसी में और बैंक गारंटी में क्या फ़र्क है,
क्योंकि एलसी में भी तो वो यही कह रहा है ना कि आप पेमेंट कर दें, अगर जो है वो बायर ने आपको आप गुड्स दे दें, बायर ने अगर आपको पेमेंट ना की तो हम दे देंगे। या जैसे वो एक्सपोर्टर है उसको भी ये गारंटी देता है कि आप गुड्स डिलीवर कर दें, अगर बायर ने आपको पेमेंट ना की तो हम आपको पेमेंट कर देंगे। तो बैंक गारंटी में भी यही है। तो अब फ़र्क क्या है फिर बैंक गारंटी में और लेटर ऑफ क्रेडिट में? तो इसमें सिंपल अगर मैं देखूँ तो ये बात है कि एलसी इंश्योर करता है पेमेंट इन ट्रेड ट्रांजैक्शंस, मतलब वो इंश्योर करता है कि पेमेंट हो, ट्रेड जो भी हो रही है ट्रांजैक्शन बिटवीन द टू पार्टीज़, उसमें पेमेंट की श्योरिटी है, इंश्योर करता है बैंक, एलसी जो है जो वो इशू करता है। लेकिन जो बैंक गारंटी है वो तब इन्वोक होती है जब कोई एक पार्टी दोनों में से वो काम जो उसने करना है वो ना कर सके और उसकी गारंटी बैंक ने दी भी हो, वो तब इन्वोक होती है। यानी कि वो कंटिंजेंट है, एक लफ्ज़ अगर इस्तेमाल किया जाए ना कि कंटिंजेंट है, कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने मेरी गारंटी बैंक ने दी है कि आई विल परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट और मैं किसी वजह से नहीं कर पाती तो फिर बैंक की जिम्मेदारी आ जाती है। लेकिन अगर मैं अपना काम पूरा कर दूँ तो फिर वो गारंटी इन्वोक नहीं होगी, एक्टिवेट नहीं होगी। लेकिन एलसी इन एनी केस, एलसी में बैंक ये इंश्योर करता है कि पेमेंट हो बोथ साइड्स पे, पूरी ट्रांजैक्शन एंड टू एंड कंक्लूड हो एज पर द ट्रेड ट्रांजैक्शन। फिर एक तीसरी टाइप है, उसको कहते हैं ट्रेड फाइनेंसिंग। ठीक है, इसका नाम है ट्रेड फाइनेंसिंग। ये जो है ट्रेड फाइनेंसिंग, इसमें फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड की जाती है बाय द बैंक टू द इम्पोर्टर्स एंड द एक्सपोर्टर्स, ताकि वो मैनेज कर लें अपनी जो भी वर्किंग कैपिटल है ना। वर्किंग कैपिटल कहते हैं शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट। वर्किंग कैपिटल जैसे आप करंट एसेट और करंट लाइबिलिटीज़, करंट एसेट कहते हैं जो वेरी क्विकली लिक्विडेट हो जाते हैं, लिक्विडिटी जिनको आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कैश लिक्विड एसेट है ना, सबसे ज़्यादा लिक्विड है पहले नंबर पे। फिर अकाउंट रिसीवर्स होते हैं, फिर इन्वेंट्री है, फ़ौरन आप मार्केट में जाए बेच सकते हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड जो फिक्स्ड एसेट है जैसे फर्नीचर है या जैसे घर है, तो उसको अभी ऐसा नहीं हो सकता कि आप फ़ौरन जाके मार्केट में बेच दें, कोई ऐसा बाजार नहीं है। यू नीड टू सी सर्टन थिंग्स, फॉर एग्जाम्पल गाड़ी बेचनी है, एसेट है, तो उसके लिए आपको मार्केट प्राइस देखनी है, अच्छा कस्टमर ढूंढना है, आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस पूरी होंगी तो बेचेंगे ना। सो इट विल टेक टाइम, मे बी वीक और मंथ और मे बी 6 मंथ। लेकिन जो अकाउंट रिसीबल हैं या बॉन्ड्स हैं, इस तरह उनको बेचने के लिए आप मार्केट में जाएँ, आप एक्सचेंज वाले के पास जाएँ, वो फ़ौरन आपको कैश दे देगा। तो ये कहते हैं लिक्विड है बहुत। तो वर्किंग कैपिटल में आप करंट एसेट जो कि लिक्विड होते हैं, करंट लायबिलिटीज़ जो हैं उनको देखते हैं, उनका डिफरेंस नेट देखते हैं। तो ये जो ट्रेड फाइनेंसिंग है ना, ये वर्किंग कैपिटल को मैनेज करने के लिए इम्पोर्टर्स और एक्सपोर्टर्स को जो है बैंक्स हेल्प करते हैं, ताकि उनका जो रनिंग कैश है ना, जो उनका रनिंग कैपिटल है वो इंटैक्ट रहे और वो अपनी जो ट्रांजैक्शंस हैं उनको कंप्लीट कर सकें, फंड्स ब्लॉक ना हो जाएं। तो बैंक क्या करता है, फंड्स प्रोवाइड करता है ताकि बिजनेसेस जो हैं वो अपनी जो रूटीन एक्टिविटीज़ हैं, जो अपने कैश फ्लो के प्रॉब्लम्स हैं उनको इनकाउंटर किए बगैर अपने जो रूटीन एक्टिविटीज़ हैं, ऑपरेशनल जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको सॉल्व कर सकें। फिर अब इसमें क्या क्या फैसिलिटेट वो करता है, किस तरह से, इसकी क्या टाइप्स हैं। पहली जो इसकी टाइप है उसे कहते हैं प्री शिपमेंट। प्री शिपमेंट मतलब ये कि जब गुड्स आपने अभी शिप नहीं की, बिफोर प्री है ना, प्री शिपमेंट यानी कि शिप करने से पहले फाइनेंसिंग जो आपको दी जाती है, क्यों दी जाती है, ताकि आप रॉ मटेरियल परचेज कर लें, उन्हें मैन्युफैक्चर कर लें, गुड्स की पैकेजिंग के लिए मुझे पैसे चाहिए, तो प्री शिपमेंट फाइनेंसिंग। और पोस्ट शिपमेंट फाइनेंसिंग का मतलब है शिप करने के बाद गुड्स आर शिप्ड, लेकिन उस वो फाइनेंसिंग आपको दी जाती है, क्यों दी जाती है, बट बिफोर द पेमेंट इज रिसीव। अभी पैसे नहीं, अगर पैसे आ गए तो फिर फाइनेंसिंग की क्या ज़रूरत है। तो पेमेंट नहीं अभी रिसीव हुई, गुड्स आपने शिप कर दी है, तो इस पॉइंट पे भी आप पोस्ट शिपमेंट फाइनेंसिंग ले सकते हैं फ्रॉम द बैंक। क्यों ले सकते हैं, इसलिए क्योंकि आप अपना कैश साइकिल मेंटेन करें, क्योंकि आप जो बिज़नेस में जो एक्सपोर्टर्स होते हैं या जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वो एक ही कस्टमर के साथ तो नहीं इंटैक्ट होते ना, वो तो मल्टीपल ट्रांजैक्शंस में इन्वॉल्व होते हैं। बिजनेस में तो मल्टीपल क्लाइंट्स होते हैं आपके, तो एक कोई आपने सारी वो गुड्स ट्रांसफ़र कर दी, बना के दे दिया और आप पेमेंट का इंतजार करें, वो पैसे देगा तो फिर अगले कस्टमर को डील करेंगे, ऐसा तो नहीं होता। तो जब तक उसकी पेमेंट आती है आप बैंक से पैसे फाइनेंसिंग ले लेते हैं और बाकी जो दूसरे ऑर्डर्स हैं वो तैयार करते हैं, जब उसकी पेमेंट आती है बैंक को वैसे वापस कर देते हैं। तो आपका फ्लो ऑपरेशनल, आपकी जो चीज़ें एक्टिविटीज़ हैं वो चलती रहती हैं। इसी तरह इसकी तीसरी टाइप है एक्सपोर्ट क्रेडिट। एक्सपोर्ट क्रेडिट का मतलब ये है कि ये आप क्रेडिट देते हैं शॉर्ट टर्म जो होता है, ऑब्वियसली वर्किंग कैपिटल जो है ना ये शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग ही होती है, ऑपरेशनल लेवल पे आप शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग ही कर रहे होते हैं। तो आप एक्सपोर्टर्स को ये क्रेडिट देते हैं बिटवीन शिपमेंट एंड रिसीप्ट ऑफ पेमेंट, ताकि वही आप जो मैंने पीछे बात की ना कि आप अपना जो साइकिल है, जो ऑपरेशनल साइकिल है उसको आप मैनेज कर सकें। तो इस ये भी होता है, एक्सपोर्ट क्रेडिट भी होता है कि आपने जो है एक्सपोर्टर्स को दी जाती है, खास एक्सपोर्ट से रिलेटेड है ना, तो एक्सपोर्टर्स को दी जाती है। अदरवाइज जो है ये पोस्ट शिपमेंट फाइनेंसिंग और एक्सपोर्ट क्रेडिट में एज सच कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन स्टिल चूँकि टर्म्स हैं तो उसमें जनरल बात की कि जी बिफोर पेमेंट आपको गुड्स आपने शिप कर दी लेकिन पैसे अभी रिसीव नहीं हुए तो आपको फाइनेंसिंग चाहिए, तो यू कैन ऑब्टेन पोस्ट शिपमेंट फाइनेंसिंग। लेकिन जब आप ये एक्सपोर्ट क्रेडिट की बात करते हैं तो उसका मतलब ये है कि आप फाइनेंसिंग ले रहे हैं, लेकिन ये कौन नेक्स्ट फाइनेंसिंग ले रहे हैं, एक्सपोर्टर्स के केस में। लेकिन जब आपने शिपमेंट और पैसे नहीं अभी रिसीव हुए,
रिसीव हुआ है उसके बीच की जो फाइनेंसिंग है, आपको पैसे चाहिए आप ऑपरेशन अपने एक्सपेंसेस रन करने के लिए, तो यू गेट द फाइनेंसिंग। एक्सपोर्ट क्रेडिट के लेवल में भी ले सकते हैं। फिर एक इम्पोर्ट फाइनेंसिंग होती है। इम्पोर्ट फाइनेंसिंग ये वो ओबियसली इंपोर्टर्स के लिए होती है। तो जब एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का नाम आ गया ना, तो उसका मतलब है कि एक्सपोर्ट फॉर एक्सपोर्टर एंड इम्पोर्ट फॉर इम्पोर्टर। इम्पोर्टर के लिए जो फाइनेंसिंग है कि जब वो उसने जो है अब सामान तो आ गया, आपने इम्पोर्ट तो कर लिया, लेकिन अब उसे पैसे तो नहीं है ना, वो तो ब्लॉक्ड है इन्वेंट्री में। तो अब वो इन्वेंट्री सेल होगी तो फिर पैसे आएंगे ना। तो उस टाइम पीरियड तक के लिए, जब अब तक आपकी इन्वेंट्री सेल नहीं हो जाती और आप पैसे अरेंज कर सकते हैं फ्रॉम द बैंक, इसे कहते हैं इम्पोर्ट फाइनेंसिंग। और एक्सपोर्ट फाइनेंसिंग है जब आपकी पेमेंट अभी नहीं आई लेकिन आपने गुड जो है वो शिप कर दी हैं, बिटवीन शिपमेंट एंड द रिसिप्ट ऑफ पेमेंट। तो एक्सपोर्टर को भी फैसिलिटेट किया जाता है ट्रेड फाइनेंसिंग फॉर शॉर्ट टर्म जो वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड जो ऑपरेशनल फाइनेंसेज है उनको मैनेज करने के लिए, और इम्पोर्टर को भी फैसिलिटेट किया जाता है क्योंकि इम्पोर्ट तो कर ली मैंने प्रोडक्ट्स, लेट्स से मैंने मशीनरी इंपोर्ट कर ली, अभी मशीनरी इंपोर्ट करके मैंने वेयर हाउस में रखी है, अब वो कैश तो नहीं है, अब मुझे और भी क्लाइंट से डील करना है, आई नीड मनी, मुझे पैसे चाहिए। तो जब तक मेरे पास वो उस क्लाइंट की जो है वो ये मशीनरी सेल नहीं होगी तो पैसे मेरे पास नहीं आएंगे। तो अब मैं क्या करूँ, फिर मशीनरी सेल होने का इंतजार करती रहूँ और टाइम ज़ाया करूँ। तो इससे बेहतर है कि मैं फाइनेंसिंग बैंक से ले लूँ और मैं बाकी मामलात अपने चलाती रहूँ, और जब ये मशीनरी सेल होगी इससे जो पैसे आएंगे उससे मैं बैंक को उसका जो फाइनेंसिंग मैंने ली हुई है वो पे बैक कर दूँ। तो इसमें क्या होता है कि जो इम्पोर्टर्स हैं ना वो अपने सप्लायर्स को फ़ौरन पे कर देते हैं, तो उनका साइकिल भी नहीं रुकता, और आप भी बाय द टाइम आप सेल करते हैं और आप यू गेट द कैश। तो आपका ये जो है सप्लायर से आपका जो रिलेशन है वो स्ट्रॉन्ग रहता है। इसके जो ट्रेड फाइनेंसिंग है इसके भी फ़ायदे ये हैं, सबसे जो इंपॉर्टेंट फ़ायदा है ना इसका वो लिक्विडिटी का, जैसे मैंने आपको बताया कि फ़ौरन आपके पास कैश की जो अवेलेबिलिटी है वो रहती है, क्योंकि आपको टाइम आपका ज़ाया नहीं होता। आपका फाइनेंशियल प्रेशर, आपका सप्लायर की तरफ से प्रेशर आना शुरू हो जाए कि पैसे हमें वापस चाहिए, लेकिन आपकी इन्वेंट्री बिक नहीं रही, तो फिर आप क्या करेंगे, तो फिर तो आप सर पे आ जाएंगे वो। तो इसलिए आप फिर बैंक से हेल्प ले लेते हैं, आपका प्रेशर आपका कम हो जाता है। फिर प्रोडक्शन एंड शिपमेंट में आपको आसानी हो जाती है कि आप प्रोड्यूस करते हैं, आप पीस ऑफ माइंड से आप अपना काम करते हैं। पेमेंट रिस्क आपके कम हो जाते हैं क्योंकि बैंक की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, और आपकी जो इंटरनेशनल ट्रेड ग्रोथ है वो, क्योंकि ऑब्वियसली आप एक ही कस्टमर पर रिलाई करके नहीं बैठे होते कि आप उससे आपने इंपोर्ट कर लिया, उसको पैसे दे दिए, अब मशीनरी आ गई है, अभी बिकेगी तो फिर पैसे आएंगे, फिर आप दूसरे कस्टमर को रीच करेंगे, नहीं, आप एट द सेम टाइम यू आर मल्टीपल ट्रांजेक्शन में आप इन्वॉल्व हो सकते हैं। फिर चौथी जो टाइप है ना उसे कहते हैं कि डॉक्यूमेंट्री कलेक्शंस। डॉक्यूमेंट्री कलेक्शंस क्या होता है कि कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल डॉक्यूमेंट्स आर अगेंस्ट पेमेंट्स। जैसे मिसाल के तौर पर डॉक्यूमेंट्री कलेक्शन इटसेल्फ एक पेमेंट मेथड है जहाँ पे बैंक शिपिंग डॉक्यूमेंट्स को हैंडल करता है, और उस वक्त हैंडल करता है शिपिंग डॉक्यूमेंट्स को, रिलीज करता है टू द इम्पोर्टर अकॉर्डिंग टू द पेमेंट इंस्ट्रक्शंस। बैंक एक मिडिल मैन है ना, सारी जितनी भी टाइप्स आपने देखी हैं, एलसी हो गई, बैंक गारंटी हो गई, ट्रेड फाइनेंसिंग हो गई, या ये डॉक्यूमेंटेशन, इस सब में बैंक इंटरमीडियरी है, मिडिल मैन है। तो बैंक एज अ मिडिल मैन है, वो डॉक्यूमेंट्स जो शिपमेंट के होते हैं वो पहले बैंक के पास जाते हैं, तो बैंक जो है वो उसके होल्ड कर लेता है डॉक्यूमेंट, और जब आप पैसे उसको देते हैं तो वो रिलीज कर देता है देन टू द इम्पोर्टर अकॉर्डिंग टू द पेमेंट इंस्ट्रक्शंस। बैंक एक्ट एज अ मिडिल मैन फॉर ट्रांसफरिंग डॉक्यूमेंट्स एंड कलेक्टिंग पेमेंट्स। इसकी टाइप्स हैं, फॉर एग्जांपल जैसे डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट पेमेंट, इंपोर्टर रिसीव डॉक्यूमेंट्स ओनली आफ्टर मेकिंग द पेमेंट, वो पैसे दे देता है तो डॉक्यूमेंट्स ले लेता है, नो पेमेंट नो डॉक्यूमेंट इसका मतलब। और फिर दूसरी इसकी टाइप है डॉक्यूमेंट अगेंस्ट एक्सेप्टेंस। इसका मतलब ये है कि डॉक्यूमेंट्स तभी रिलीज होते हैं जब बायर ये प्रॉमिस करे कि वो पैसे दे देगा, कि एक फ्यूचर डेट डिसाइड हो जाए। मिसाल के तौर पर बायर ये कहे कि हम आपको बिल ऑफ एक्सचेंज इशू कर देते हैं, कि बिल ऑफ एक्सचेंज मतलब ये कि एक प्रॉमिस है ना कि वो आपको इशू कर देते हैं कि हम इस डेट पे आपको लाजमी पेमेंट कर देंगे, तो आप हमें डॉक्यूमेंट्स रिलीज़ कर दें। तो डॉक्यूमेंट जो हैं वो रिलीज़ कर दिए जाते हैं, और इस बेसिस पे कि जो निगोशियबल इंस्ट्रूमेंट होता है बिल ऑफ एक्सचेंज, 3 तरह के निगोशियबल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं एज पर द बैंकिंग लॉ 1960 का जो है ना बैंकिंग ऑर्डिनेंस। एक चेक है, बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट। तो बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो इन ट्रेड फाइनेंस में इस्तेमाल होता है ज़्यादातर। तो बिल ऑफ एक्सचेंज जो है उसमें वो प्रॉमिस होता है बेसिकली कि आप जो है वो कमिट करते हैं, कि आप प्रॉमिस करते हैं कि आप पे कर देंगे। तो ये बात है। तो वो जब वो साइन कर देता है बायर डॉक्यूमेंट्स, बैंक उसको दे देता है, बाद में फिर जो बिल ऑफ एक्सचेंज की टर्म्स हैं उसके बेसिस पे वो पेमेंट ले लेता है बैंक फ्रॉम द बायर। तो ये बात है। तो दो टाइप्स हमने पढ़ी, डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट पेमेंट, कि उसमें स्ट्रेट बात है कि पेमेंट दोगे तो आपको डॉक्यूमेंट्स रिलीज़ कर देगा शिपमेंट के, और दूसरा ये कि आप एक बिल ऑफ एक्सचेंज साइन कर लें, एक इंस्ट्रूमेंट साइन कर लें, और ये भी लीगल इंस्ट्रूमेंट है, निगोशियबल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं, चैलेंज हो सकता है। जैसे चेक है ना, लीगल डॉक्यूमेंट है, लीगल निगोशियबल इंस्ट्रूमेंट है, इसी तरह ये बिल ऑफ एक्सचेंज भी ये इसी ट्रेड फाइनेंस में इस्तेमाल होता है। इससे फ़ायदा क्या होता है डॉक्यूमेंट्री कलेक्शन से? इससे ये फ़ायदा होता है कि ऑब्वियसली कॉस्ट आपकी इसकी कम है, बजाय इसके कि एलसी में जाएंगे तो एलसी की फ़ीस ज़्यादा है, जो बैंक जो फ़ी चार्ज करता है वो ज़्यादा है, इसलिए इस डॉक्यूमेंट्री कलेक्शन की जो फ़ी है वो कम है। सिक्योर हैंडलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स, बैंक के पास है डॉक्यूमेंट तो महफूज है।
फैसिलिटेट इंटरनेशनल पेमेंट प्रोसेस, और जो इसका जो रिस्क है इसमें आपका कि ट्रस्ट का मसला है और जो रिस्क का मसला है कि भी पेमेंट ना मिले वो कम हो जाता है। तो ये कुछ 4 टाइप्स हैं इंटरनेशनल ट्रेड फैसिलिटीज़ हैं जो हमें प्रोवाइड करता है बैंक। तो जो भी आपका बायर और सेलर हो, इम्पोर्टर